बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत हमने पिछली कड़ी में अपराध एवं बाल अपराध के कारणों को देखा था कि किस प्रकार से बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है और एक मानव जाति पर एक कलंक है। आज हम देखेंगे कि बाल अपराध की रोकथाम के उपाय क्या है, उपचार क्या है। क्योंकि जब हम समाजशास्त्री मानते हैं कि जब किसी समस्या को जड़ से ख़त्म करना होगा तो उसके कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि अपराधी जन्मजात तो होते नहीं, उन्हें सामाजिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ बनाती हैं। इसमें दो प्रकार के उपाय किए गए हैं। पहला, उनके लिए नए कानूनों का निर्माण किया गया और दूसरा, सुधार संस्थाओं और स्कूलों का निर्माण किया गया जहाँ उन्हें रखने की सुविधाएँ हैं। पहला कानूनी उपाय, बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने और न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिए बाल अधिनियम और सुधारालय अधिनियम रिफॉर्मेटरी एक्ट बनाए गए। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी शताब्दी में कई कानून बने। 1860 में भी बना और बच्चों को दंड देने के बजाय उनमें सुधार किया जाए, ऐसी उन्होंने मान्यताएं रखी। संपूर्ण भारत के लिए 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट बना, जिसमें 1897 में संशोधन किया गया और यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर भारत में सभी जगह लागू किया गया, जिसमें बाल अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई और उन्हें सुधारने के लिए कुछ प्रयास भी करने पर जोर दिया गया। पंजाब में, मैसूर में, बम्बई में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बालक थे, उनको प्रशिक्षण देने और कुप्रभाव से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए। उन्होंने कहा कि इनको दंड देने की बजाय इन अपराधियों, बाल अपराधियों को जेल में रखा जाए, बल्कि इन्हें कल्याण केंद्रों में रखा जाए ताकि इनका सुधार किया जा सके और इन्हें देश का कुछ समाज की कड़ी से जोड़ा जा सके, ताकि इनके भी व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसी प्रकार उपेक्षित बालकों को बाल गृहों में, अवलोकन गृहों में रखा जाएगा, बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा और बाल अपराधियों को बाल न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। उनके चरित्र निर्माण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बाल न्यायालय, जिसे जुवेनाइल कोर्ट भी कहते हैं, 1922 में कलकत्ता में तथा उसके बाद 1927 में बम्बई व 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय भी स्थापित किए गए। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में बाल न्यायालय स्थापित किए गए और उसमें एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, 1 या 2 ऑनरेरी लेडी मजिस्ट्रेट, अपराधी बालक, उसके माता पिता, संरक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कोर्ट का क्लर्क और कभी कभी वकील भी सभी उपस्थित रहते हैं और वे साधारण तरीके से टेबल कुर्सी लगाकर उससे वार्तालाप की जाती ताकि बच्चे को महसूस न हो कि वह अपराधी हैं। और इस प्रकार सुनवाई करने वालों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत वगैरह करके बच्चे के मस्तिष्क से आतंक और भय दूर करके उन्हें सुधारा जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि उनका सुधार हो, या कई बार उन्हें छोटी मोटी अपराधों पर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और यदि उनका जुर्म संगीन होता है तो उन्हें सुधार संस्थाओं, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, परिवीक्षा हॉस्टल में आदि में रख दिया जाता है। बाल न्यायालय की कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। सामान्य न्यायालयों की कार्रवाई जिस प्रकार सुनी और प्रकाशित की जाती है उनकी नहीं की जाती हैं और साधारण न्यायालय में प्रत्येक अपराध के लिए पूर्व निश्चित दंड है, जबकि बाल न्यायालय में बाल अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाता है। बाल न्यायालय में अपराधी को दंड देने से पहले परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देखी जाती है, जो कि अपराधी की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों से भी संबंधित के संदर्भ में ही होती हैं। अपराधी के दंड को दूसरे अपराधों के लिए दंड देते समय ध्यान रखा जाता है, जबकि बाल न्यायालय में दूसरी बार अपराध करने वाले पहले वाले अपराध के दंड को ध्यान में रखा नहीं जाता है और इस प्रकार अलग अलग तरीके से कार्रवाई करके बाल अपराधियों की स्थिति को समझा जाता है। फिर दूसरा है सुधारात्मक संस्थाएं। सुधारात्मक संस्थाओं के अंतर्गत रिमांड होम है, जिसे रिमांड होम या ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, जिसमें अपराध करने के पश्चात जब पुलिस बच्चों को पकड़ के लाती है तो सबसे पहले उन्हें रिमांड होम में रखा जाता है, जिसमें बालक का संपर्क युवा अपराधियों और उनसे अपराधियों की संभावना अधिक, अपराधियों से मिलने पर संभावना अधिक हो जाती है अपराध करने की, इसलिए उनसे दूर रखा जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे गैंग में ही अपराध करते हैं, वैसे अपराध नहीं करते हैं। रिमांड होम में प्रोबेशन अधिकारी बच्चे की पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, शारीरिक और मानसिक दशाओं का अध्ययन भी करता है। फिर दूसरा प्रमाणित विद्यालय, सर्टिफाइड स्कूल्स। इन स्कूलों में भी बाल अपराधियों को रखा जाता है। ये एक प्रकार से औद्योगिक विद्यालय हैं जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण पैदा किया जाता है, उसे महसूस किया जाता है कि वह भी समाज का एक नागरिक है और अपराध से दूर रहे और उसे
इस प्रकार से प्रयास किया जाता है कि वह अपराध से थोड़ा दूर रहे और कुछ दूसरी चीज़ें सीख करके उसको भूलने का प्रयास करे और वापस भविष्य में उस प्रकार का अपराध न करें। अधिकांशतः 18 वर्ष की आयु में बच्चे को रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार के मुंबई, हैदराबाद, ट्रावनकोर, कोची आदि स्थानों पर इस प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय बनाए गए हैं। जो कि फिर है बोस्टल स्कूल। बोस्टल स्कूल इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेंगिल्स ब्राइस थे, जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका के केंटन प्रांत में बोस्टल नामक स्थान पर इस प्रकार के स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें बिना दीवार के बोस्टल स्कूल बनाए गए, जहाँ पर किशोर अपराधियों को जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष थी उन्हें रखा जाता था। वहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण, निर्देशन, गाइडेंस दिया जाता है ताकि अनुशासन में रख करके उनका सुधार किया जा सके। इसमें उन अपराधियों को प्रवेश दिया जाता है जिनकी सिफारिश अदालत या जेल महानिरीक्षक करता है। अवधि समाप्त होने पर अच्छा आचरण हो, अच्छा उसका चरित्र निर्माण हो, भविष्य में अपराध न करने का वचन देते हुए इस प्रकार के अपराधियों को इस विद्यालय से मुक्त कर दिया जाता है। बोस्टल स्कूल का मुख्य उद्देश्य मुक्त वातावरण में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जाए और बाल अपराधियों को अपराध से दूर रखा जाए, उनमें आत्मनियंत्रण की भावना का विकास किया जाए और पुनः समाज से उनका सामंजस्य स्थापित हो। इस प्रकार के स्कूल भी हैं। फिर परिवीक्षा हॉस्टल, जिसे प्रोबेशन हॉस्टल कहते हैं। न्यायालय जब किसी बाल अपराधी को परिवीक्षण पर छोड़ता है और जब किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक नहीं होते हैं तो उन्हें परिवीक्षा हॉस्टल में रखा जाता है। ऐसे हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति को दिन में नौकरी करने और घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, किंतु रात्रि को ठीक समय पर वापस वहाँ पहुँचना उसके लिए अनिवार्य होता है। हॉस्टल वार्डन इन सब की निगरानी करता है। फिर किशोर बंदी गृह, जुवेनाइल जेल। इस प्रकार की जेल बरेली में है, जहाँ 21 वर्ष तक की आयु के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें जेल में शिक्षा, विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें जेल से बाहर जाने और अध्ययन करने की छूट भी होती है। उनके लिए कैंटीन, पंचायत की भी व्यवस्था की जाती है। पंचायत की सफाई, भोजन, मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है। यहाँ बंदियों की प्रगति का विशेष ब्यौरा रखा जाता है। फिर है रिफॉर्मेटरी स्कूल। इन स्कूलों में 16 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को रखा जाता है जो पहले सजा काट चुके हैं, जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किए हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले 1854 में रिफॉर्मेटरी स्कूल की स्थापना की गई, एक अधिनियम बना और फिर वहाँ पर इस प्रकार के स्कूल बने। इस प्रकार के विद्यालयों का उद्देश्य अपराधी बालक का सुधार और पुनर्वास करना है। इन स्कूलों में बच्चों का सुधार करके उनका समाज के साथ सामंजस्य कराया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण देकर कमाने योग्य, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। उन्हें स्काउटिंग, कृषि, चमड़े का काम, खिलौने, दरी, निवाड़ आदि, रस्सी बनाना, बढ़ईगिरी, सिलाई आदि का काम सिखाया जाता है। यहाँ जिन बच्चों का काम अच्छा होता है उन्हें वर्ष में 15 दिन तक घर जाने की छूट भी दी जाती है। मुक्त होने के लिए उन्हें अर्जी भी देनी होती है। समय समाप्त होने पर किसी अन्य उचित कारण के आधार पर अपराधी को मुक्त भी कर दिया जाता है। तो बाल अपराधों की रोकथाम के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाता है ताकि बालक परिवार से दूर रह कर के कुछ अच्छी बातें सीखे और गलत बातों की तरफ नैतिक पतन उसका नहीं हो। फिर है पोषण गृह तथा सहायक गृह, जैसे फोस्टर होम्स और एक्सिलरी होम्स भी कहते हैं। पोषण गृहों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता में विवाह विच्छेद या परित्याग हो गया हो, जिनकी मृत्यु हो गई हो या लंबे समय तक की उनकी कैद हो गई हो। ऐसे बच्चे नियंत्रण के अभाव में आवारागर्दी करते हैं, उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे गृहों का उद्देश्य बाल अपराध को रोकना है। इन गृहों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है और सरकार भी अपना अंशदान प्रदान करती है। और इस प्रकार के स्कूलों में उन्हें स्काउटिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा, संगीत, कृषि, ये सब शिक्षण सुविधाएं देकर के संस्था में रहने वाले बालकों को अपराध से दूर रखा जाता है। फिर उत्तर संरक्षण संस्थाएं, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में उत्तर संरक्षण सेवाओं की व्यवस्था की गई है। जब बच्चा किसी सुधार संस्था में 6 माह तक रहता है और उस दौरान उसका व्यवहार अच्छा होता है तो जेल मुख्य निरीक्षक ऐसे बच्चों को उत्तर संरक्षण संस्था में भेज देता है, जहाँ पर बच्चों के निवास, भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, चटाई, टोकरी, रस्सी, दरी, निवार बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सिखाने की व्यवस्था की जाती है। और ये सब संस्थाओं का संचालन समाज की स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी किया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड उन पर नियंत्रण रखता है और एक पैरोल अधिकारी इनमें रहने वाले बच्चों की देखभाल भी करता है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य दंड की अवधि पूरी होने तक बच्चों की देखरेख करना
और उन्हें संरक्षण प्रदान करना भी है। फिर अन्य सुझावों में आता है कि भारत में बाल अपराधियों को सामान्य न्यायालयों के सम्मुख पेश किया तो जाता है, लेकिन इनसे उनमें मन में भय पैदा होता है और वे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अतः इस आवश्यकता की बात को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक बाल न्यायालयों के सभी राज्यों की स्थापना की जाए, इसलिए बालकों को अलग से उनको समझाया जाए। फिर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो दंड की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए भी उन्हें उनकी आयु सीमा में अंतर रहा है, तो उनकी आयु सीमा के अनुसार भी उनका ध्यान रखा जाए। फिर बाल अपराधियों की सुधार की संस्थाओं का संचालन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये व्यापारी संस्थाएं, इन पर सरकार का नियंत्रण का अभाव है, तो सरकार को इस ओर एक ठोस कदम उठा करके उनकी देखरेख को नियंत्रण अपने आप में लेना चाहिए। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए सामान्य प्रशिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए ट्रेंड लोगों को लगाया जाए और उसमें जो उस विषय में पारंगत हों और उन बाल अपराधियों को सुधार सकें, तो ये भी एक सुझाव है। बाल अपराधियों के पुनर्वास की सुविधाओं का बहुत अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुनः अपराध के कार्यों में लग जाते हैं। फिर आता है कि बाल अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जाए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएं, अश्लील साहित्य, दोषपूर्ण चलचित्रों पर सब पे ऊपर रोक लगाई जाए, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने में माता पिता की मदद करने के लिए बाल सलाहकार केंद्र बनाए जाए, बालकों को बुरी संगति से बचाया जाए और साधारण अपराध करने वाले बालकों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने के बजाय प्रशिक्षित प्रशासकीय अधिकारों के सम्मुख उपस्थित किया जाए। गंदी बस्तियों का सफाया किया जाए, गरीबी और बेकारी को दूर किया जाए और इस प्रकार बालकों की नैतिक और चारित्रिक शिक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जाए और बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल्स जहाँ पे बनाए जाते हैं गंदी बस्तियों में, उनका निर्माण ज़्यादा किया जाए और इस प्रकार के बच्चों को, बालकों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर्स को लगाया जाए, ताकि वे किसी प्रकार की अपनी उत्तरदायित्व में कोताही न बरतें और बाल अपराधियों को इस प्रकार हम सुधारने के उपाय भी किए गए हैं।